सुबह का वक्त होता है। एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों को कहती है कि साहब जल्दी से मेरे घर पर चलिए। पुलिस कहती है कि क्या हुआ, आपके घर पर क्यों चलना है। तो वो महिला कहती है कि रात में मेरे पति और मैं जब खाना खाकर सो गए, उसके बाद मेरे पति का गुप्तांग दब गया और उसकी मौत हो गई। जब पुलिस उस महिला की ये बात सुनती है तो वाकई हैरान हो जाते हैं। और आप भी जब ये कहानी, ये घटना पूरी सुनेंगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आजकल समाज में ये क्या क्या हो रहा है। आखिर उस रात उस पति पत्नी में क्या हुआ था, क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएनबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के सोनीपत जिले से। सोनीपत जिले में काका नाम का एक गांव पड़ता है और इसी गांव में रहने वाला रामकिशन जिसकी उम्र आज की डेट में 39 साल है। 2012 में ठरू गांव में एक लड़की सरिता, उससे रामकिशन की शादी हो जाती है और आज की डेट में सरिता की उम्र 31 साल है। जब सरिता और रामकिशन की शादी होती है, दोनों अच्छे से पति पत्नी बनकर रहते थे। लेकिन रामकिशन के पास बस एक ही समस्या थी, उसके पास पैसों की तंगी थी और वो हमेशा यही सोचता कि पैसे कैसे कमाई जाए, क्योंकि मेहनत मजदूरी करना उसके बस की बात नहीं थी, उसकी वैसी मानसिकता नहीं थी, उसे शॉर्टकट चाहिए था। और ऐसा ही शॉर्टकट तरीका वो ढूंढ रहा था। एक दिन सुबह सुबह बैठा हुआ था घर के बाहर, तो एक आदमी इसके पास आता है और वो इससे कहता है कि आपके पास भैंस है क्या, मुझे भैंस खरीदनी है। तो रामकिशन कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई भैंस नहीं है। लेकिन जैसे वो आदमी चला जाता है तो रामकिशन के दिमाग में वही आइडिया बैठ जाता है। ये रामकिशन सोचता है कि बहुत अच्छा तरीका है किसी के यहाँ से लोगों की भैंसें चुरा लेने की और बेच देने की। एक ही रात में 30-40 हजार आ जाएंगे और इस तरह से हम खुशी पूर्वक रह सकते हैं। ये आइडिया उसके दिमाग में आती है और वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। पहली बार वो खानपुर गांव से एक भैंस चोरी करता है और बेच देता है। एक ही रात में वो माला माल हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा पैसा आने लग जाता है। अब ये रामकिशन सोचता है कि यार ऐसे ही एक चोरी करने की और महीना महीना बैठकर खाने का, ऐसा ही वो काम शुरू कर देता है। कई बार ये रामकिशन जेल में भी जाता है। अगर चोरी करेगा कभी ना कभी पकड़ा तो जाएगा ही, ये पकड़ा भी जाता, जेल में भी जाता, फिर से छूट कर आता, फिर से वही काम करता। लेकिन उस काम में वो पैसा बहुत ज़्यादा कमाया करता था। अब इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है तो उसको उड़ाए कैसे। तो ये रामकिशन धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है, गांजा वगैरह पीना शुरू कर देता है। लेकिन ये रामकिशन की जो पत्नी थी सरिता, ये भी कुछ कम नहीं थी। ये भी लोगों को ब्लैकमेल करके वगैरह ये भी पैसे ऐंठती थी, पैसे ठगती थी। मतलब ये पति पत्नी एक ही कैटेगरी के थे। लेकिन ये जो रामकिशन था, ये जब भी कभी नशा करता उसके बाद अपनी पत्नी सरिता के साथ बहुत गलत करता। नशा करने के बाद वो अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखता और वो वीडियो जैसी स्टेप होती है वैसे ही स्टेप अपनी पत्नी के साथ करना चाहता। जो सरिता थी उसे काफ़ी तकलीफ होती, वो उसे विरोध करती। लेकिन रामकिशन उसका सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी नशे में होता। अगर ये सरिता उसे ज़्यादा ही कुछ विरोध करने लगी तो उसे बेल्ट से मारता, डंडों से मारता और जबरन अप्राकृतिक रूप से उसके साथ संबंध बनाता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जब 2023 में ये रामकिशन 6 महीने के लिए जेल में गया था तो जेल में सतपाल नाम का एक आदमी इसे मिल जाता है। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। जो सतपाल था वो भी चोरी के केस में जेल में बंद था, वो भी यही काम करता था। सतपाल जो था उसका कोई परिवार नहीं था, ना माता पिता, ना पत्नी, ना भाई, वो अकेला ही रहता। अकेला ही बाहर जब रहता तो चोरी करता, जब भी जेल आना होता तो जेल में आ जाता। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और 2024 में रामकिशन जेल से छूट जाता है। जेल से छूटने के बाद रामकिशन की पत्नी सरिता उसे कहती है कि कब तक आप ऐसी चोरी करते रहेंगे, कब तक जेल में जाते रहेंगे, इससे अच्छा आप कोई काम धंधा कर लीजिए। तो अपने घर के पास जो गार्डन है उस गार्डन में ये रामकिशन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू कर देता है। अब अक्टूबर 2025 की बात होती है। रामकिशन का जो दोस्त था सतपाल, वो जेल से छूट गया था।
पहले भी ये रामकिशन अपने दोस्त को मिलने के लिए जेल में जाता था। अब ये छूटकर जब आया तो रामकिशन ने उसे अपने घर में लाया और सतपाल को कहा कि तू थोड़ी दिन यहीं पर रह जा, तेरा कोई परिवार नहीं है, तू यहीं पर खाना पीना खा और बाद में तू तेरा इंतज़ाम कर लेना। तो सतपाल भी रामकिशन के घर पर रहना शुरू कर देता है। अब ऐसे दिन गुजर रहे थे, लेकिन जैसे ये रामकिशन काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाता तो ये सतपाल सरिता को देखता रहता। सरिता बहुत उसे नाराज नाराज सी दिख रही थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो ये सतपाल कहता है कि भाभी जी आपको क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। तो ये सरिता उसे बताने के लिए तैयार नहीं थी। सरिता की अक्सर तकलीफ कुछ और ही थी। उसका पति उसके साथ जबरन वो वीडियो देखकर अप्राकृतिक रूप से जो कर रहा था वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। ये सतपाल हमेशा उससे बातें करने की कोशिश करता रहता। तो ये सतपाल सरिता को कहता है कि भाभी जी आपकी और रामकिशन की जोड़ी तो बनती भी नहीं है। तो ये सरिता थोड़ी खुलने लगती है और उसे कहती है कि जोड़ी जमेगी भी कैसे, उसका और मेरा 8 साल का फासला है। तो ये सतपाल कहता है कि तो फिर आपने उससे शादी क्यों की। सरिता कहती है कि क्या सब नसीब का खेल होता है। उसके बाद ये सतपाल थोड़ा अलग चाल चलता है। ये सतपाल कहता है कि भाभी आपको अगर बुरा न माने तो एक बात बता दूं, अगर आप रामकिशन को नहीं बताए तो मैं आपको बता देता हूँ, रामकिशन जो है आपको इस दुनिया से हटाना चाहता है। अब जैसे ये बात सतपाल के मुंह से सरिता सुनती है तो सरिता बिल्कुल वहाँ पर रोने लग जाती है। सरिता, क्योंकि सरिता के साथ अप्राकृतिक रूप से उसका पति रामकिशन गलत काम करता था। उसे अगर वो विरोध करती तो उसे मारता पीटता। तो सरिता उसका यकीन करती है कि सच में मेरा पति मुझे मार भी सकता है। वो रोने लगती है। तो यह सतपाल उसे चुप कराता है। सतपाल कहता है कि रोने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद ये सतपाल उसको अपने सीने से लगा लेता है और सरिता और सतपाल के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब सरिता को अपने पति से खतरा है तो वो सतपाल को अपना आधार बनाई थी और सतपाल के साथ उसका अच्छा चल रहा था। तो रामकिशन जो पति था उसका, उसके साथ संबंध बिगड़ने लगे थे। वो हमेशा रामकिशन का विरोध करती थी, लेकिन रामकिशन भी उसका कहा सुनने वाला था। वो कभी भी शराब गांजा पीता, उसके साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता मोबाइल पर वीडियो देखकर। इस चीज़ से सरिता बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अब ये जो उसका दोस्त था सतपाल, उसने भी वहीं पर एक रूम लिया था प्राइवेट, वहीं पर वो रहता था। जब भी ये रामकिशन काम पर चला जाता तो सतपाल रामकिशन के घर पर आता, सरिता से मिलता, संबंध बनाते। तो सरिता भी कभी कभी सतपाल के रूम पर चली जाया करती। एक दिन की बात होती है, ये सरिता अपने पति रामकिशन से 3,000 रुपया मांगती है। रामकिशन गहरी नशे में होता है तो उसे कहता है कि नहीं मिलेंगे। उसके बाद उसके साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन सरिता को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो चिल्ला रही थी, लेकिन रामकिशन रुकने वाला नहीं था। वो विरोध करती रही, रामकिशन अपना काम करता रहा। जब वो सब कुछ हो गया, रामकिशन गहरी निद्रा में सो गया। सोने के बाद भी उसे तो नींद आ चुकी थी, लेकिन सरिता को नींद नहीं आ रही थी। सरिता बहुत रो रही थी और उसके बाद रोते रोते उसने सतपाल को कॉल किया और सतपाल को कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें लगता है मैं जिंदा रहूं, तो अभी आ जाओ और इसे मार दो। सतपाल भी आता है। प्लानिंग के मुताबिक सतपाल सोए हुए रामकिशन के छाती पर बैठता है और सरिता जो होती है वो काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि उसके पति ने उसे काफ़ी तकलीफ देते आ रहा था। तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट यानी गुप्तांग इतने ज़ोर से दबाए, इतने उस पर वार किए कि उसी से रामकिशन की मौत हो जाती है। जैसे ही रामकिशन की मृत्यु होती है तो ये सतपाल और सरिता वहीं पर अपना संबंध बनाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सतपाल वहाँ से भाग जाता है, फरार हो जाता है। लेकिन सरिता जो थी उसे लग रहा था कि पुलिस कहीं से भी पकड़ लेगी, इससे अच्छा है हम ही जाकर पुलिस स्टेशन में बता दे पूरी घटना, तो अच्छा रहेगा, थोड़े दिन जेल होगी फिर से छूट जाएंगे। और सरिता सब कुछ बता देती है। जब पुलिस सतपाल का मोबाइल लोकेशन निकालती है तो उसे भी उठा लेती है और जब इन लोगों की कुंडली निकालती है
तो पुलिस को पता चलता है कि जो रामकिशन था जिसकी मृत्यु हुई है उसके ऊपर 12 चोरी डकैती के केस है, और ये जो सरिता है इसके ऊपर भी 3 केस है जो लोगों से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने के केस है, और जो सतपाल है इसके ऊपर भी 4 चोरी डकैती के केस थे। अब जो रामकिशन था उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही आया था कि उसके गुप्तांग पर काफ़ी चोट आने के कारण उसकी मौत हुई थी, और पुलिस ने यहाँ पर सतपाल और सरिता के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। बाकी इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अश्लीलता का प्रसार करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।